A very good morning, good afternoon and good evening. अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हमने ये सब ग्रीटिंग्स एक ही समय पर क्यों इस्तेमाल की। नहीं जानते तो बता दूं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जिस भी समय ये वीडियो देखें अपने आप को हमारे चैनल यानी हमारी वीडियो पर मौजूद पाएं। आप देख रहे हैं एएस कम्युनिकेशन और मैं हूं अंकी। आज हम मास कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे रेडियो। रेडियो इज़ अ फास्ट and easy medium that targets everyone from highly educated people to less knowledgeable ones। यानी रेडियो एक तीव्र और आसान मीडिया है जो कि हर प्रकार की ऑडियंस को कवर करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अधिक पढ़े लिखे हैं तब भी आप रेडियो सुनते हैं, और अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो भी वह रेडियो को सुनता है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम यानी एक ऑडिबल मीडियम है जिसमें कि थ्रू ऑडियो ही सब प्रकार के कंटेंट को जनता तक, ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है। इसमें किसी भी तरह की इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता। सिर्फ ऑडियो के माध्यम से, सिर्फ आवाज़ के माध्यम से एक संदेश, एक मैसेज को जनता यानी ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है। रेडियो मास कम्युनिकेशन मीडियम के रूप में चमत्कारिक आविष्कार के रूप में सामने आया। इसने संचार की परंपरागत अवधारणाओं को रातों रात बदल दिया। हालांकि ध्वनि के माध्यम से संचार करना मनुष्य ने सभ्यता के विकास दौर में बहुत पहले से ही सीख लिया था। जब से ह्यूमंस पृथ्वी पर आए हैं तब से ही इमोशनली तौर पर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, और शुरुआती दौर में हमने पढ़ा है कि ह्यूमन बीइंग्स ने सिंबल्स के थ्रू जो है एक मैसेज को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना शुरू किया था। यानी शुरुआती दौर में उन्होंने पहले संकेतों से, ध्वनि से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना शुरू किया। समय बीतते बीतते भाषा की खोज हुई और आसानी से ह्यूमंस जो हैं वो अपना मैसेज, अपने विचारों को दूसरों तक शेयर करने लगे। और जैसे जैसे ह्यूमंस का विकास होता गया वैसे वैसे संचार का विकास भी होता गया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मार्कोनी संदेश दूर तक पहुंचाने का प्रयास करते करते शब्दों को ध्वनि कोड का रूप दिया, जिन्हें मार्स कोड की संज्ञा दी गई। इस कोड के जरिए संदेश को कुछ ही देर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने लगे। बस यहीं से आधुनिक रेडियो का जो है वो जन्म हुआ। अभी हमने जाना कि कैसे ह्यूमंस ने कम्युनिकेशन की शुरुआत की थ्रू साइंस, सिंबल्स। वो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते थे, और फिर मार्कोनी जो थे उन्हें लगता था हम अपने संदेश को सिर्फ चंद लोगों तक नहीं बल्कि अपनी बात को दूर तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उस पर उन्होंने प्रयास किया। और प्रयास करते करते उन्होंने रेडियो जैसे मीडियम का आविष्कार किया। अब थोड़ा रेडियो की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। विश्व का पहला रेडियो स्टेशन खोलने का प्रयास इंग्लैंड में मार्कोनी कंपनी द्वारा 23 फरवरी 1920 को चैन्सकोड नामक स्थान पर किया गया, जबकि भारत में एक छोटे मार्कोनी ट्रांसमीटर के जरिए नवंबर 1923 कोलकाता, बंगाल रेडियो क्लब को प्रसारण की अनुमति मिली। माना जाता है कि दुनिया में पहला प्रसारण अमेरिका की पीट्सबर्ग में 1920 में शुरू हुआ। इंग्लैंड में मार्कोनी की कंपनी जेम्स फोर्ड ने फरवरी 1920 में पहली बार सफल प्रसारण किया, और 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने। भारत में रेडियो प्रसारण इसी काल में शुरू हुआ। 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक और टेलीग्राफ विभाग के साथ मिलकर अपने मुंबई स्थित कार्यालय से पहला रेडियो प्रसारण किया। गवर्नर सर जॉर्ज लॉयड की फरमाइश पर संगीत कार्यक्रम का प्रसारण किया गया, और गवर्नर ने 175 किलोमीटर दूर पूना स्थित अपने कार्यालय में उस कार्यक्रम को सुना।
दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत ने शुरू में रेडियो पर किसी भी तरीके का ध्यान जो है वो जाहिर नहीं किया, लेकिन बढ़ती ऑडियंस और इंजीनियर्स और रेडियो प्रोडक्शन हाउसेस ने पहल की और रेडियो का विकास हुआ। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के पहले महानिदेशक जॉन रीड ने भारत में रेडियो प्रसारण में रुचि दिखाई। जून 1922 में देश में पहली बार प्रसारण शुरू करने का प्रस्ताव डाक और टेलीग्राफ विभाग के महानिदेशक ने भारत सरकार के सामने रखा। उन्होंने अपने प्रस्ताव में रेडियो प्रसारण की वकालत करते हुए कहा कि इससे सरकार की आय में लाइसेंस फीस के जरिए वृद्धि होगी, क्योंकि प्रत्येक रेडियो स्टेशन से 1000 और प्रत्येक रेडियो सेट खरीदने पर 5 रुपये की फीस सालाना वसूल की जा सकती है। प्रस्ताव पर कई स्तरों पर चर्चा हुई और सुझाव दिया गया कि सरकार तभी रेडियो प्रसारण शुरू करने की अनुमति देगी जब सभी प्रसारण कंपनियां मिलकर एक कंपनी बना लें। इससे सरकार को उन पर नियंत्रण करने में सुविधा होगी। इस प्रस्ताव पर विस्तार से विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली में 7 मार्च 1923 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 20 रेडियो निर्माताओं के अलावा सरकार और मीडिया के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में रेडियो प्रसारण की संभावनाओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई और रेडियो प्रसारण के लाइसेंस का ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया। समाचारों पर कॉपीराइट और सेंसरशिप, रेडियो सेटों, उनके पुर्जों से आयात और लाइसेंस फीस जैसे मुद्दों पर सुझावों के प्रतिवेदन से सभी संबंधित विभागों और अंग्रेजी राज के मित्र सभी रजवाड़ों के पास भेजा जाना निश्चित हुआ। और इसी दौरान कलकत्ता में स्थित रेडियो क्लब ऑफ बंगाल को इम्परमानेंट तौर पर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की परमिशन जो है वो दे दी गई। नवंबर 1923 में एक छोटे ट्रांसमीटर की मदद से कार्यक्रम यानी प्रोग्राम्स की जो है वो शुरुआत की गई। देन 1927 में मद्रास में रेडियो की शुरुआत हुई, परंतु इसे जल्द ही किसी कारणों से जो है वो बंद करना पड़ा और 1930 में मद्रास में रेडियो को फिर से ब्रॉडकास्टिंग जो है वो शुरू की गई। ये समय था जब पूरे देश में रेडियो की चर्चा जो है वो आम लोगों तक पहुंचने लगी थी। कम से कम शहरी लोगों की बातचीत में तो रेडियो एक मुद्दा बन चुका था। फिर 1924 में एक प्रपोजल सभी स्थानीय सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा गया और सबसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के प्रस्ताव पर राय मांगी गई। दिल्ली, असम, बर्मा, बिहार, बंगाल, पंजाब, मद्रास आदि के सभी सरकारी अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों ने इस मुद्दे पर अपने पक्ष, राय और सुझाव सरकार के पास भेजे। 1925 में बैठक में रायों पर विचार किया गया और निर्णय लिया गया 10 साल के लिए लाइसेंस जो है वो रेडियो को दिए जाएंगे। इसी दौरान सरकार को सेंसरशिप लगाने की छूट जो है वो होनी चाहिए, लेकिन निर्णय में शामिल था कि इस दौरान सरकार को सेंसरशिप लगाने की छूट होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी को सरकार संबंधी सूचनाएं जैसे मौसम समाचार, सरकारी आदेश, शैक्षणिक प्रचार निःशुल्क प्रसारित करना पड़ेगा। यानी आपकी रेडियो की शुरुआत जब हुई, रेडियो की शुरुआत कर दी गई सरकार द्वारा, पर उसमें फिर भी अड़चनें जो हैं वो आ रही थी। तो लोगों से राय ली गई, बड़ी बड़ी सरकारी संगठनों से, सरकारी अधिकारियों से उस चीज़ के लिए राय ली गई कि आप लोगों का क्या मानना है। सभी ने, जितनी भी सरकारें इसमें शामिल थी, सभी ने अपना सुझाव जो है सरकार को दिया कि रेडियो का प्रसारण, रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग जो है वो होनी चाहिए। लेकिन इसी दौरान सरकार ने एक शर्त रखी कि हमें सेंसरशिप लगाने की छूट होनी चाहिए और साथ ही साथ आप यानी जो भी कंपनियां रेडियो ब्रॉडकास्टिंग करेंगी, मौसम समाचार, सरकारी जो आदेश यानी सरकार जो आदेश दे रही है और शैक्षणिक प्रचार जो है आप लोगों को विदाउट एनी पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा।
और इसी जद्दोजहद के चलते हुए 1927 को शाम 6 बजे बम्बई स्टेशन का उद्घाटन किया गया। लॉर्ड इरविन ने बम्बई स्टेशन का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रसारण के लिए भारत में असीम संभावना। आज़ादी आंदोलन तेज होने के बाद सरकार की चिंताएं रेडियो को लेकर थोड़ा बढ़ गई। अंग्रेज़ों को डर था कि रेडियो का प्रयोग जो है वो सरकार के खिलाफ ना हो। इसके लिए सरकार ने रेडियो प्रसारण पर सेंसरशिप लगाने का फैसला किया। अगर रेडियो सेट्स की बिक्री की बात करें तो आम लोगों में रेडियो को लेकर कोई विशेष उत्साह नहीं था। यह भी संभव है कि आर्थिक बदहाली के कारण आम शहरी लोग भी रेडियो सेट खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहे थे। फिर भी 1927 में भारत में रेडियो सेटों की संख्या 3,594 थी और एक साल बाद यह 6,152 हो गई। कम रेडियो सेटों की संख्या के कारण एक के बाद एक रेडियो स्टेशन घाटे में जा रहे थे। हालांकि तर्क यह भी था कि लाइसेंस फीस दिए बिना रेडियो सेट चलाने वाले लोगों की संख्या लगभग आधी थी। निरंतर घाटे के चलते इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी दिवालिया हो गई। अब बात करते हैं आफ्टर फ्रीडम भारत में रेडियो की विकास यात्रा कैसी रही। आज़ादी के समय भारत में आकाशवाणी के 6 स्टेशन थे। राष्ट्रीय नेताओं ने वैसे तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही ऑल इंडिया रेडियो के भविष्य की योजना बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन अब बारी थी उसे मूर्त रूप देने की, यानी उस प्लानिंग को अब एग्जीक्यूट करने की बारी थी। अब टाइम था सेपरेशन का, जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन होना था। समय आया विभाजन का। विभाजन के दौरान न केवल केंद्रों का बंटवारा हुआ, बल्कि राजधानी दिल्ली के कार्यालय के सामान यानी कुर्सी, टेबल, कॉपीराइटर फाइल और अलमारियों को भी बांटा गया। सभी कर्मचारियों को भारत में रहने या पाकिस्तान रेडियो में जाने का विकल्प दिया गया। संसद के केंद्रीय कक्ष में सत्ता के औपचारिक हस्तांतरण और जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण का आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया गया। गांधी जी उस समय बंगाल में थे। इस मौके पर आकाशवाणी से देशभक्ति के गीत प्रसारित किए गए। इनमें से अनेक तो इसी मौके के लिए रिकॉर्ड किए गए थे। सन 1947 में गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को आकाशवाणी ने विशेष कार्यक्रम पेश किया। जब गांधी जी दिल्ली के बिरला भवन में आ गए तो रोज़ाना उनकी शाम की प्रार्थना सभा की रिकॉर्डिंग रात को सुनाई जाती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस सरकार ने आकाशवाणी के चहुमुखी विकास की वृहद योजना बनाई और इसे पायलट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया, जिसमें देश के सभी हिस्सों में रेडियो स्टेशन और स्टूडियो स्थापित करने की योजना बनाई गई। सन 1951 से देश में योजनाबद्ध विकास की रूपरेखा तैयार की गई और इसके लिए पहली पंचवर्षीय योजना 1951 to 56 जो है वो बनाई गई, यानी पंचवर्षीय योजना जिसमें कि 5 सालों के लिए कार्यभार की पूरी जिम्मेवारी, पूरी उसकी प्लानिंग जो है वो की जाती थी। तो फर्स्ट आपकी पंचवर्षीय योजना 1951 to 56 थी। इस प्लानिंग के दौरान एक और नए स्टेशनों को खोला गया और दूसरी ओर स्टेशनों की प्रसारण क्षमता ट्रांसमीटर बदलकर बढ़ाई गई। इस दौरान पूना, राजकोट, जयपुर, इंदौर, बम्बई, अहमदाबाद, लखनऊ जैसे शहरों में स्टेशनों की क्षमता जो है वो बढ़ाई गई। फिर आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना आई जो कि 1956 to 1961 थी।
इसमें सरकार ने आकाशवाणी के लिए 8 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। इस काल में नए स्टेशंस खोले गए, फिल्मी गीत को रेडियो में जगह दी गई। जब रेडियो में फिल्मी गीतों को सुनना शुरू किया गया तो एकाएक रेडियो की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और 1957 को आकाशवाणी ने अपनी विविध भारती सेवा का आरंभ किया। 1956 में यूनेस्को ने भारत को अपने रेडियो रूरल फॉर्म्स प्रोजेक्ट के लिए चुना। इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के लिए पूना के आसपास के 144 गांवों को चुना गया। गांवों में रेडियो रूरल फॉर्म बनाए गए और आकाशवाणी द्वारा कार्यक्रम प्रसारित करने के बाद वहां ग्रामीणों के साथ वार्तालाप किया गया। इस परियोजना का नारा था, सुनो, चर्चा करो और उसके बाद उसे लागू करो। और रिसर्च के अकॉर्डिंग पाया गया कि पूना के ग्रामीणों में रेडियो फोरम ने विभिन्न मुद्दों पर आम राय बनाने में योगदान किया और ग्राम पंचायतों के प्रभाव को मजबूती प्रदान की। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 to 66 थी, जिसमें कि बड़े रेडियो स्टेशनों का निर्माण किया गया, स्टूडियोज बनाए गए। इस प्लानिंग के एंडिंग तक आकाशवाणी के पास कुल 54 केंद्र थे और 82 मीडियम वेव और 28 शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर थे। इस प्रकार 70% आबादी और 52% भूभाग पर आकाशवाणी के सिग्नल सुने जाने लगे। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 to 74 थी, जिसमें व्यावसायिक सेवा आरंभ कर दी गई। सबसे पहले बम्बई, पूना और नागपुर स्टेशनों पर विविध भारती सेवा में विज्ञापन प्रसारित किए गए। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 to 79, जिसे राजनीतिक उथल-पुथल से भरा माना जाता है। आपातकाल के दौरान सरकारी माध्यमों की स्वायत्तता का मुद्दा जोर शोर से उठा। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 to 85 थी। इस प्लानिंग के तहत आकाशवाणी को देश के सभी कोनों तक ले जाना था। इस दशक में हर घंटे समाचार का प्रसारण जो है वो शुरू हो गया। इसके बाद आया उदारीकरण का दौर। 90 के दशक में देश में उदारीकरण और वैश्वीकरण का तेजी से प्रसार हुआ। 90 के दशक में रेडियो के श्रोताओं की संख्या तेजी से घटने लगी थी। कारण था कि मार्केट में टेलीविज़न का आना, तो दूसरा कारण रेडियो कार्यक्रमों में नएपन का अभाव। यानी अब मार्केट में जहां टीवी ने अपनी जगह बना ली थी, वहीं आपके रेडियो कार्यक्रमों में किसी भी तरीके का नयापन जो है वो नहीं था। पुराने ही तौर तरीके से प्रोग्राम्स को बनाया जा रहा था और उन्हें ही ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। तो ये थी आपकी रेडियो की हिस्ट्री कि भारत में रेडियो का विकास कैसे हुआ, क्या प्लानिंग्स रही, किन प्लानिंग्स के साथ रेडियो जो है वो भारत में आया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।